हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के वीडियोज़ में हम देखने जा रहे हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, 4-5 दिन वीडियोज़ नहीं आ पाई, उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे रिलेटिव में से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उनको पहले फाजिलका से फरीदकोट और फिर फरीदकोट से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती किया गया था। ठीक है, रेफ़र किया गया था। तो उस कारण क्या है, उनकी देखभाल में, ठीक है, तो वीडियोज़ नहीं आ पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आप डिपेंड मत रहिए, ठीक है, किसी भी एक चैनल पे, किसी भी एक किताब पे। ठीक है, हमें पूर्णतः डिपेंड तो रहना ही नहीं किसी भी बात पे। ठीक है, हमें जहाँ से भी मैटर मिले हमें पढ़ने की कोशिश करनी है और पढ़ते ही रहना है। ठीक है, तभी हमारे अच्छे अंक आ पाएंगे, अच्छी सफलता मिल पाएगी। ठीक है भाई, जहाँ से भी हमें ज़्यादा भी मैटर इकट्ठा नहीं करना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। लेकिन आपको क्या है, सिलेबस के दायरे में रह करके जो भी आपको चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो देखिए भी, आज हम लघु सौरमंडलीय पिंड पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, हम देखेंगे लघु सौरमंडलीय पिंड क्या होते हैं। यानी जैसे उल्का पिंड है कुछ, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में या फिर ग्रहिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएँ क्या होती हैं ये आपको अभी इस वीडियो में पता चलेगा। इनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह या फिर ग्रहिकाएँ भी कहा जाता है। पहला इनको लघु ग्रह भी कहते हैं, इन्हें अवंतर ग्रह भी कहा जाता है। तो ये एक ही नाम है, क्षुद्र ग्रह कह दीजिए, ग्रहिकाएँ कह दीजिए, लघु ग्रह कह दीजिए या फिर अवांतर ग्रह कह दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो है क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं। दरअसल ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि बृहस्पति व मंगल की चट्टानों के मलबे में विचरण करते हैं। किस किस के, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार रेट के अंदर भी, कि क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बृहस्पति व मंगल की चट्टानों के मलबे के बीच में ये विचरण करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ये अंतरिक्ष में लगभग कितने 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं। कितने माने गए हैं, 40,000 लगभग। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी, वैसे पूछा नहीं जाएगा संख्या। और ये बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी कि ये किस किस के मलबे के बीच में, बृहस्पति व मंगल के चट्टानी मलबे के बीच में विचरण करते हैं। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, चिरौन शनि व अरुण के बीच चक्कर लगाते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, चिरौन शनि व अरुण के बीच चक्कर लगाता है। ये जो चिरौन है, ठीक है भाई, चिरौन जो है वो शनि व अरुण के बीच चक्कर लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। चिरौन जो है क्षुद्र ग्रह, ये कहाँ पे चक्कर लगा रहा है, शनि व अरुण के बीच चक्कर लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोरवेस्टा एकमात्र नंगी आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्या है, क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा क्या है। ठीक है, ये आकाशीय धूल, बर्फ इत्यादि से दूर, ठीक है, ये आकाशीय धूल, बर्फ इत्यादि से दूर रहने वाले पिंड जो कि कई वर्षों बाद सूर्य के समीप आते हैं, तो इनसे गैसों की फुहार निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान चमकती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये आकाशीय धूल, बर्फ इत्यादि से सूर्य से दूर रहने वाले पिंड हैं। ठीक है, जो कई वर्षों बाद घूमते घूमते क्या सूर्य के समीप आ जाते हैं, और इनसे क्या है, जैसे जैसे ये सूर्य के समीप आते हैं तो इनसे गैसों की फुहार निकलती है और एक लंबी चमकीली पूंछ के समान ये चमकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद पूंछ का फैलाव सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी पूंछ जो है वो सूर्य की विपरीत दिशा में फैलेगी। ठीक है, इसका फैलाव आपको दिखाई देगा, और सिर जो है वो सूर्य की ओर दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये भी आप ध्यान रखोगे कि एडमंड हैली ने बताया था कि ये लंबे समय के बाद सूर्य के पास आते हैं। ठीक है भाई, ये किसने बताया था, लंबे समय के बाद ये सूर्य के पास आते हैं, एडमंड हैली ने बताया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हैली धूमकेतु अंतिम बार 1986 में देखा गया है। ठीक है, यह जो है वो लगभग क्या है, 75.81, ठीक है, 75.81 वर्ष या फिर इसे 76 वर्ष भी कह सकते हैं, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो कि 2062 में पुनः दिखाई देगा। 1986 में देखा गया अंतिम बार, कब देखा गया, 1986 में, और ये 75.81 वर्ष बाद या फिर 76 वर्ष बाद, अप्रॉक्सीमेट इसे 76 वर्ष ही कहा जाता है, तो
तो 76 वर्ष बाद 2062 में पुनः दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, धूमकेतु की पूंछ में खतरनाक रसायन पाया जाता है जिसे साइनोजेन कहते हैं। ठीक है, इसका CN से आप याद रखोगे, साइनोजेन। ठीक है भाई, तो धूमकेतु की पूंछ में खतरनाक रसायन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, साइनोजेन। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, धूमकेतु या पुच्छल तारे के बारे में, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बातें याद हैं तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। एक तो है ये सबसे पहली बात पूछेगा कि इसकी पूंछ जो है वो किस तरफ होती है, तो आपको बताना है इसकी पूंछ जो है वो सूर्य से दूसरी तरफ होती है, सूर्य के दूर होती है, विपरीत दिशा में आप कह सकते हो। ठीक है, और इसका जो सिर है वो सूर्य की तरफ होता है। और आपसे पूछेगा तो हेली धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया, 1986 में देखा गया। कितने वर्षों बाद देखा जाता है, 76 वर्षों बाद देखा जाएगा। कब देखा जाएगा, 2062 में देखा जाएगा। और इसकी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ में खतरनाक रसायन पाया जाता है जिसे साइनोजेन कहा जाता है, जिसे साइनोजेन कहा जाता है, CNC से लिखते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बातें आपको पता है तो क्वेश्चन यहीं से बनना चाहिए मेरे। तो नेक्स्ट है हमारे पास उल्का। उल्का जो है वो टूटते तारों की शक्ल में नजर आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उल्का जो है वो टूटते हुए तारों के रूप में नजर आते हैं और जलने के बाद इनका शेष भाग जो है वो पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, टूटते हुए तारों की शक्ल में नजर आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। जैसे आपने कई बार आकाश में देखा होगा तो आप सोचते हो कि वो तारे टूट रहे हैं। ठीक है, वो तारे नहीं होते, वो क्या है, टूटते हुए तारों की शक्ल में नजर आते हैं। तो जलने के बाद शेष भाग जो है इनका पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास उपग्रह किसे कहते हैं। बस उल्का में इतना ही आपको याद रखना है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके ग्रहों में से बन जाना है। ग्रहों में से सूर्य, चंद्रमा, इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उपग्रह क्या है, ये अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह जो है अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ये आप जानते हो। सव्य का प्रकाश इनके पास नहीं होता। बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये फैक्ट आपको याद रखना, पहले ही आपको बता दिया गया। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो डिमोस है। ठीक है भाई, तो ये इतने से फैक्ट्स आपको उपग्रहों के बारे में याद रखने हैं। उम्मीद है ये बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, पहले भी आप इन्हें समझ चुके हो। तारामंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो तारामंडल क्या होता है, दरअसल जब विभिन्न तारे मिलकर के कोई एक विशेष आकृति बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तारामंडल क्या बहुत सारे हैं। ठीक है, आकाश के अंदर जो तारामंडल हैं, अंतरिक्ष के अंदर, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमें कुछ खास तरह के तारामंडल याद रखने हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। तारों की आकृति के आधार पर नामकरण किया जाता है। तारों की आकृति कौन सी आकृति बनती है, उसी के आधार पर क्या है, इनका नामकरण किया जाता है तारामंडल का। और कुल तारामंडल जो हैं वो 89 है, ये भी आप ध्यान रखोगे। कुल तारामंडल जो अभी तक खोजे गए हैं 89 है। और सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो कौन सा है, सेंटोरस है, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। सबसे बड़ा तारामंडल पूछे, सेंटोरस है। 94 तारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, हाइड्रा में 68 तारे हैं यदि पूछे तो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहला तारामंडल, जिसे हम कहते हैं वृहत सप्तऋषि। इसके अंदर 7 सर्वाधिक चमकदार तारे पाए जाते हैं, जो कि बिग डिपर भी इसे कहा जाता है। और आकाश में ये भालू के आकार के समान दिखाई देता है, भालू के आकार का। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। ये सारे फैक्ट्स NCERT में भी लिखे हुए हैं, RBSE में भी थे, तो आपको घबराना नहीं है कि NCERT और RBSE बुक्स आपको कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके सारे फैक्ट बिल्कुल यहाँ पे उठा लिए गए हैं, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ये आपका रिविजन, यानी बुक में लिखी हुई चीज़ें जल्दी याद होती हैं। यहाँ पे आप वीडियोस देख रहे हो तो भी आपको याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए इसे संजो करके रखना चाहो तो बुक में आपको ये मिल जाएंगी सारी बातें। तो गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में ये दिखाई देता है वृहत सप्तऋषि। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि लघु सप्तऋषि। ये तो वृहत सप्तऋषि था, अब हमें लघु सप्तऋषि के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे भी क्या है, 7 चमकीले प्रमुख तारे होते हैं। प्रमुख यहाँ पे भी 7 ही तारे होते हैं, चमकीले होते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में बसंत ऋतु में दिखाई देता है। ठीक है भाई, उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में बसंत ऋतु में ये दिखाई देता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सप्तऋषि या फिर अर्सा मेजर के अति निकट पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी आकृति की बात करें तो
इसकी आकृति में क्या है, हल की मूठ या हैंडल में स्थित तारा, इसमें ये हल की शेप बनाता है सप्तऋषि। जब आप देखोगे तो इसकी हल की मूठ, जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं या फिर हैंडल कह लीजिए, ठीक है। यदि आपने पुराना हल देखा हो जो बैलों के साथ जोता जाता था, ठीक है, बैलों के साथ जोया जाता था, तो वहाँ पे जो उस वाले हल में हैंडल होती है, उसमें जो तारा स्थित होता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। इसे पोल स्टार भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लघु सप्तऋषि हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मृग है, ठीक है भाई। तो ये एक और हमारे पास मृग के समान तारामंडल है जिसे हम मृग ही कह देते हैं, और शीत ऋतु में दिखाई देता है। ये भी शीत ऋतु में दिखाई देने वाला तारामंडल है। उसके बाद ये सावर्धिक भव्य तारामंडलों में से एक है। ये 7 चमकीले तारों से ये भी बना हुआ है। चतुर्भुज की आकृति बनाता है, और एक कोने पर बिटलगीज तारा पाया जाता है। एक कोने पर बिटलगीज होता है और दूसरे कोने पर रिगेल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर रखना चाहो तो। वैसे इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और इसके 3 तारे जो हैं वो सरलेखा में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दी सर्दन क्रॉस के बारे में आपको याद रखना है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और आकाश प्रेक्षकों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह छोटा तारामंडल सेंटोरस के चरण पर बसा हुआ है। यह छोटा सा तारामंडल है जो सेंटोरस के चरण पर बसा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस इसके बारे में इतनी, दी सर्दन क्रॉस के बारे में इतनी बातें याद रखनी कि सेंटोरस तारामंडल के चरण में बसा हुआ कौन सा है, तो आपको बताना है कि दी सर्दन क्रॉस है, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई उसके बाद हाइड्रा पढ़ते हैं। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध के आकाश से दक्षिणी गोलार्ध के आकाश में ज़्यादा साफ दिखाई देता है। ये उत्तरी गोलार्ध के आकाश से दक्षिणी गोलार्ध के आकाश में ज़्यादा साफ दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए आकाश के 1/4 भाग को घेर लेता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाइड्रा का आकार लंबा और घुमावदार होता है, सांप के जैसा होता है। ये पूछा जा सकता है कि सांप के आकार जैसा कौन सा तारामंडल है, तो आपको बताना है हाइड्रा, ठीक है भाई। तो बस इतनी सी बातें हैं जो आपको तारामंडल के बारे में ध्यान रखनी है, हाइड्रा के बारे में। और नेक्स्ट है हमारे पास कैसियोपिया, ठीक है भाई। ये क्या है, अंग्रेजी के W या M के विकृत रूप में दिखाई देता है, यानी इसकी शेप जो है वो W के आकार के आप कह सकते हो, या फिर विकृत M यानी M के बिगड़े हुए रूप में ये दिखाई देता है। और बस इतनी ही इसके बारे में बातें हैं। तो ये इतने से तारामंडल हमें पढ़ने थे, 4-5 तारामंडल प्रमुख तौर पे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारामंडल जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, कितने तारामंडल हैं, और हाइड्रा में कितने तारे हैं, और सबसे बड़ा तारा जो सेंटोरस है तारामंडल, ठीक है, तो उसमें कितने तारे हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सप्तऋषि तारामंडल में कितने तारे होते हैं, ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बस ये नॉर्मल सी बातें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आज तक क्या है, ग्रहों से पूछा गया है, तो आगे भी नेक्स्ट भी ग्रहों से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी इनको भी आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर पाओ, ठीक है भाई। बाकी NCERT RBSE में यही टॉपिक दे रखा है थोड़ा विस्तार से, ठीक है भाई। उसमें आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है, बाकी फैक्ट्स उसमें इतने ही आ रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, वहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पर रीड 2022 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस की क्लासेज जो है वो निःशुल्क अपलोड की जा रही हैं। तो यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।